नमस्कार साथियों। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जनरल एनाटॉमी को लेकर के अपन डिस्कशन कर रहे थे। गौर किया था प्रीवियस लेक्चर में कि ऑब्स्टेटिकल कंडीशन को खत्म करके गायनिक की तरफ जब अपन प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले जनरल एनाटॉमी रिगार्डिंग एफआरएस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। उस कैटेगरी में प्रीवियस लेक्चर में एक्सटर्नल सिस्टम जहां वल्वा के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करी, आफ्टर दैट इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस कैटेगरी में 4 मेजर ऑर्गन हमारे पास आते हैं। नंबर 1 वेजाइना, नंबर 2 यूट्रस, नंबर 3 फैलोपियन ट्यूब एंड लास्ट वन ओवेरी। आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपन जहां प्रीवियस में आपको एंड किया था। यूट्रस की जनरल एनाटॉमी के रिगार्डिंग डिस्कशन कंप्लीट हो चुका था और वहीं पर आपको बताया था इसी यूट्रस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है, नाम जाना जाता है सपोर्ट ऑफ यूट्रस। सामने बोर्ड पे अवेलेबल हेडिंग ट्रू यूटेराइन सपोर्ट्स। आज के लेक्चर की शुरुआत इसी हेडिंग से करेंगे और रिमेनिंग जितने भी हमारे पास ऑर्गन बच गए हैं उनकी भी एनाटॉमिकल डिस्कशन को अपन कंटिन्यू करेंगे। यूटेराइन सपोर्ट के बारे में सबसे पहले जानकारी क्या चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो बड़े ध्यान से सुनिए। सपोर्ट का मीनिंग होता है हर स्ट्रक्चर को, हर बॉडी ऑर्गन स्ट्रक्चर को अपनी नॉर्मल जगह पर बनाए रखने के लिए जिस भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, यह सपोर्ट मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। मस्कुलो स्केलेटन के रिगार्डिंग बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे कंप्लीट बॉडी को और इंडिविजुअल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क देकर के। इसी प्रकार यहां पर हम डिस्कस करेंगे इस यूट्रस को कौन कौन से मस्कुलो स्केलेटन के कंपोनेंट्स ने सपोर्ट किया हुआ है। आपको बताऊं एक विशेष बात, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा उससे पढ़ाई में, कि इस यूट्रस को सपोर्ट करना जरूरी है, पकड़ना जरूरी है। सपोर्ट तो इसलिए जरूरी है कि हमने पूरी ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग में देखा कितना बड़ा इसका रोल था, और पकड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका नेचर डॉन की तरह होता है। जी हां, वही डॉन जो पुराने समय में अमिताभ बच्चन होते थे और वर्तमान समय के अंदर शाहरुख खान होते हैं, और उसका एक सुपरहिट डायलॉग कि डॉन को पकड़ने के लिए 11 मुल्कों की पुलिस लगी है। तो यहां पर भी टोटल यूटेराइन सपोर्ट जो आपको बताए जाएंगे उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नंबर है 11। 11 उनकी संख्या है। यहां से मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं कि 11 के बारे में सबका डिस्कशन सामने मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, लेकिन उनमें से 2 नाम ऐसे हैं जो कंफर्म एमसीक्यू बन के आते हैं। यूट्रस की जनरल एनाटॉमी से कई बार सवाल बने हैं, सपोर्ट के अंदर से 2 बड़े एमसीक्यू वो इन 11 में से ही हैं। तो सुने सारे 11 और लपकने के लिए तैयार रहें कम से कम उन 2 को जो परीक्षा में आकर के उथल पुथल मचाते हैं। सबसे पहले यहां पे जो सपोर्ट सिस्टम है उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नाम है प्राइमरी, मैकेनिकल, मेम्ब्रेनस, ऐसे सपोर्ट के नाम है। जैसा नाम वैसे है काम। आइए एक एक करके इंडिविजुअल को डिस्कस करना शुरू करते हैं। उस कैटेगरी में सबसे पहले लेके आता हूं मैं आपके पास प्राइमरी सपोर्ट। दोस्तों, प्राइमरी सपोर्ट का मीनिंग यहां पर क्या होगा? प्राइमरी का सपोर्ट का मीनिंग यहां पर है जो सबसे पहले खड़ा होता है सपोर्ट करने के लिए, और जो सबसे पहले खड़ा हो सपोर्ट करने के लिए वो आपकी सुरक्षा करता है। इसी प्रकार यहां पर भी जो सिन सपोर्ट्स के नाम आने वाले हैं उनका मेजर वर्क होगा प्रोटेक्शन करना। प्राइमरी सपोर्ट वो होते हैं जो सबसे पहले पाए जाते हैं, और सबसे पहले पाए जाने के कारण उनका बेसिक पर्पस होता है प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना। इस लाइन के साथ शुरू करते हैं प्राइमरी सपोर्ट के समाचार। तो सबसे पहले प्राइमरी सपोर्ट का नेचर बताया गया। क्या नेचर है?
बेसिक पर्पस। और बेसिक पर्पस क्या बताया आप लोगों को? प्रोटेक्शन करना। ठीक है साहब, प्रोटेक्शन हो गया। अब आगे बताओ। टोटल नंबर 11 है आपको, जैसे मैंने बताया। अब इसके अंदर 3 नाम हमारे पास आते हैं कि वो 3 कौन कौन है। नंबर 1 उस कैटेगरी में आएगी जिस बॉडी पार्ट्स वाले एरिया में ये यूट्रस पाया जाता है। अब यूट्रस कहां पाया जाता है शरीर के अंदर? पेल्विक कैविटी में। उस पेल्विक एरिया में मिलने वाली स्किन को नाम क्या देते हैं? क्योंकि हमारे पूरे शरीर में सबसे पहला बैरियर जो होता है वो स्किन होता है, और हम जानते हैं जेनाइटल एरिया वाले स्किन को कहते हैं पेरिनियम। तो पेरिनियम एक चमड़ी सबसे बाहर जो पाई जाती है, और सबसे बाहर पाई जाती है, सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान करती है, वो पहला नाम हो गया पेरिनियम। नंबर 2 जब बात चली पेरिनियम की, तो नंबर 2 पे आएगा पेरिनियम की मेजर मसल। मेरा इतना बोलना था कि आपका 11 में से तो 2 एमसीक्यू बताए हैं, उसको ध्यान देना था। पहला एमसीक्यू आ गया पेरिनियम की मेजर मसल। जवाब है लिवेटर एनाई। लिवेटर एनाई पेरिनियम की मेजर मसल होती है जो यहां पे प्राइमरी सपोर्ट की तरह काम करती है। 2 नाम हो गए, पहला नाम पेरिनियम, दूसरा उसी की मसल लिवेटर एनाई। तीसरा वल्वा की स्ट्रक्चर में आपने देखा था वेस्टिब्यूल जो था। अब क्योंकि वल्वा बाहर से दिखाई देता है तो वहीं पर बात कर रहे हैं, वेस्टिब्यूल भी बाहर दिखाई देगा। उस वेस्टिब्यूल में आपने गौर किया हो तो ऊपर और नीचे 2 ओपनिंग बताई थी मैंने, ऊपर यूरिनरी और नीचे वेजाइनल। उन दोनों को मिलाने वाली लाइन यूरोजेनाइटल डायाफ्राम। यूरोजेनाइटल डायाफ्राम, ये है 3 नाम प्राइमरी सपोर्ट के। क्या क्या नाम लिए? नंबर 1 चमड़ी का नाम पेरिनियम, चमड़ी की मसल का नाम लिवेटर एनाई, और नंबर 3 वल्वा में ऊपर नीचे जोड़ने वाली लाइन यूरोजेनाइटल डायाफ्राम। ये 3 प्राइमरी सपोर्ट कहलाते हैं। प्रोटेक्शन करना पर्पस होता है, और एमसीक्यू बनता है हमारे पास लिवेटर एनाई मसल से। आइए बोर्ड पे नोट डाउन करें 1 बाय 1 उनको। क्या क्या नाम बताए गए? यहां नाम बताए गए कैटेगरी के अंदर। आपने देखा सबसे पहला मांसपेशी का नाम पेरिनियम, नंबर 2 इसी चमड़ी की मसल लिवेटर एनाई, नंबर 3 वल्वा के दोनों ओपनिंग को मिला दो यूरोजेनाइटल डायाफ्राम। पूरे 11 मुल्क हैं डॉन को पकड़ने के लिए, 2 को लपकना है आपको। उस कैटेगरी में जो एमसीक्यू वाला था वो ये मेजर मसल ऑफ पेरिनियम कौन है? लिवेटर एनाई। ये तीनों प्राइमरी सपोर्ट है, बेसिक पर्पस प्रोटेक्शन का है इनका। ये जो लिवेटर एनाई है, इस मसल्स की 3 ब्रांचें होती हैं। अब क्योंकि यहां से सवाल है तो थोड़ी जानकारी इसके बारे में और ले ली जाए तो शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस लिवेटर एनाई की 3 ब्रांचें होती हैं, और 3 ब्रांचें बड़ा सरल है याद करना। कैसे? तो पेल्विस की इनोमिनेट बोन के नाम बताएं। इलियम, एस्टियम, प्यूबिस। इलियम, एस्टियम, प्यूबिस, और इन तीनों को कॉक्सिक्स से जोड़ दीजिए। इलियो कॉक्सिक्स, एस्टियो कॉक्सिक्स, प्यूबो कॉक्सिस। ये 3 ब्रांचें कहलाती है लिवेटर एनाई मसल की। तो ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि लिवेटर एनाई 3 ब्रांचें बनाता है। नंबर 1 इलियो कॉक्सिक्स, नंबर 2 एस्टियो कॉक्सिक्स, और तीसरा प्यूबो कॉक्सिक्स। तो 11 में से 3 सपोर्ट सामने बोर्ड पे अवेलेबल हैं। गिनती करेंगे तो पूरी 11 पहुंच जाएगी। बार बार याद दिलाता रहूं कि सवाल 2 बनाने हैं। पहला सवाल बोर्ड पे बन चुका है कि पेरिनियम की मेजर मसल का नाम क्या है? जवाब में लिवेटर एनाई है। यह प्राइमरी सबसे पहले बाहर पाए जाने वाले, सुरक्षा देने वाले। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सपोर्ट के बाद जिस सपोर्ट का नाम है सामने बोर्ड पे अवेलेबल, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल जो शब्द है उसका मतलब सुने। जिस प्रकार प्राइमरी सबसे पहले
खड़ा होकर सुरक्षा दे रहा था। ये मैकेनिकल जो हैं, इनका काम है मूवमेंट कराना, पूरे यूट्रस को ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर प्रकार की मूवमेंट कराने वाले जो सपोर्ट होते हैं वो मैकेनिकल कहलाते हैं। मैकेनिकल शब्द का मतलब ये हिलो डुलो, मूवमेंट करो। उस कैटेगरी में यहां पर 5 नाम आने वाले हैं। 3 पहले आ चुके हैं, 5 अब आने वाले हैं। कौन कौन से हैं तो देखिए, तो डिसाइड कर लो पहले मूवमेंट कहां कहां करानी है। ऊपर करानी है, नीचे करानी है, आगे करानी है, पीछे करानी है, दाएं बाएं करानी है, कहां करानी है। उस कैटेगरी में 5 नाम आएंगे। सबसे पहले बोलेंगे कि यूट्रस नॉर्मली किस प्रकार मूवमेंट करता है। तो हमने सीखा है एनाटॉमी में कि यह यूट्रस जो पेल्विस में पाया जाता है, यह यूट्रस जो पेल्विस में पाया जाता है वो हमेशा आगे की तरफ झुका होता है, प्यूबिस की तरफ। आगे की तरफ घूमना और झुकना कहलाता है एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन। तो पहले वो सपोर्ट जो ये चीज मेंटेन करते हैं, ऐसा सपोर्ट जो यूट्रस को एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन नेचर प्रोवाइड करें, उसकी नॉर्मल पोजीशन में रखे, वो कहलाते हैं दिशा देने वाले सपोर्ट। और दिशा देने वाले को बोलते हैं यूटेराइन एक्सिस। नाम सामने बोर्ड पे। मैकेनिकल सपोर्ट, पहली बात तो ये डिसाइड कर लें कि ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, तो अपने पास नाम आ जाएगा मैकेनिकल शब्द के बेस पे ये प्रोवाइड करवाएंगे मूवमेंट। उस मूवमेंट की कैटेगरी में 1 बाय 1 नाम लिखने गए। सबसे पहला नाम अपने को क्या मिला, दिशा देने वाले, और दिशा देने वालों को बोलेंगे यूटेराइन एक्सिस। एक्सिस का मतलब जो यूट्रस की नॉर्मल एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन पोजीशन को मेंटेन करे। अब आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं तो गौर से सुनना। सबसे पहले यूट्रस का एक डायग्राम बना देना। उस यूट्रस के अंदर ये देखो, ये यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी में जो लोअर वाला सेगमेंट होता है, जो लोअर एरिया होता है, वो सर्विक्स वाला, और ऊपर मेन बॉडी होती है। अब इस स्ट्रक्चर को पेल्विक ब्रिम के हिसाब से एंटीरियर पोस्टीरियर जवाब देने हैं। जैसे मैं कहूं आपको, जो अपने पास ये वाला एरिया है, ये एंटीरियर है या पोस्टीरियर, या मैं कहूं ये वाला जो एरिया है वो एंटीरियर है या पोस्टीरियर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी ओबीजी में पोजीशन के बारे में है पूछा जाता तो उसका जवाब हमेशा ब्रिम के आधार पे है दिया जाता। ब्रिम में हमने सीखा है जो ऊपर की तरफ होता है वो सैक्रम की तरफ होता है, वो पोस्टीरियर कहलाता है। जो नीचे की तरफ होता है, प्यूबिस की तरफ होता है, एंटीरियर कहलाता है। नाम लिख करके इनको वजन दे दूं थोड़ा सा, तो आप वजन दे सकते हैं। ऊपर कौन है भैया, ऊपर सैक्रम होता है, नीचे प्यूबिस होती है। प्यूबिस को आगे बोलते हैं, सैक्रम को पीछे लिखते हैं। अब इस बेस पे देखो नाम आएंगे। मैकेनिकल सपोर्ट 5 होते हैं, एक नाम बोर्ड पे, अगले 2 नाम एंटीरियर पोस्टीरियर। तो पीछे की तरफ चलें तो पीछे वाला जो है वो किस किस के बीच, यूट्रस की मेन बॉडी और सैक्रम के बीच, पीछे की तरफ। यहां पे जो सपोर्ट मिलेगा वो यूट्रस को पीछे खींचेगा। नाम है यूट्रोसैक्रल। यूट्रोसैक्रल पोजीशन पोस्टीरियर। नेक्स्ट वन, यहां जो सपोर्ट होगा वो यूट्रस को आगे की तरफ खींचेगा। नाम होगा प्यूबो सर्वाइकल। प्यूबो सर्वाइकल, प्यूबिस से प्यूबो, स्ट्रक्चर से सर्वाइकल, ऊपर सैक्रम से सैक्रो, स्ट्रक्चर से यूट्रल। तो यूट्रोसैक्रल प्यूबो सर्वाइकल। प्यूबो सर्वाइकल कहां पे होता है तो प्यूबिस दिखते जवाब देना एंटीरियरली। यूट्रोसैक्रल कहां होता है, सैक्रम देते ही जवाब देना पोस्टीरियरली। 2 हो गए, नाम सामने बोर्ड पे अवेलेबल। क्या नाम बताए आपको, ये लीजिए। नंबर 2 पीछे वाला, पीछे वाला यूट्रोसैक्रल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पोस्टीरियर। नंबर 3 प्यूबो सर्वाइकल,
प्यूबिस को देख करके क्या लिखोगे? एंटीरियर। चलिए ये भी हो गया। अब आगे ऊपर की तरफ मूवमेंट हो गई, नीचे की तरफ मूवमेंट हो गई। अब बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, आर पार दाएं बाएं। आर पार दाएं बाएं बड़ा इंपॉर्टेंट नाम उसका आने वाला है। आर पार दाएं बाएं को सामने बोर्ड पे मैं दिखा रहा हूं, ऐसा सपोर्ट जो इसको दाएं बाएं मूवमेंट करवाए। अब हम जानते हैं पोजीशन वाइज, ऊपर वाला एरिया पोस्टीरियर, नीचे वाला एरिया एंटीरियर, तो बीच वाला कौन सा? ट्रांसवर्स। क्या नाम आएगा? ट्रांसवर्स। तो तीसरा अपने चौथा अपने पास जो नाम आ रहा है वो ट्रांसवर्स। और अब फुल एंड फाइनल अटेंशन सामने। 11 सपोर्ट होते हैं, 11 मुल्क होते हैं, एक स्ट्रक्चर होती है, एक गुंडा होता है, 2 नाम रटने हैं। एक रट लिया है जिसका नाम लिवेटर एनआई था, दूसरा ये रहा। ये ट्रांसवर्स वाला, ये आर पार वाला है जोरदार कहलाता, क्योंकि परीक्षा में सवाल है लाता, और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट को बोलेंगे अपन कार्डिनल। कार्डिनल शब्द ऐसा नहीं है कि पहली बार ओबीजे में आ रहा है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में हर मूवमेंट इंपॉर्टेंट होती थी, हमने नाम वहां भी कार्डिनल दिया था। तो ये ट्रांसवर्स वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कार्डिनल लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, और ये इसलिए और इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हमारा ये दूसरा एमसीक्यू है सपोर्ट से बनने वाला। मजे की बात यह है कि जब ये इतना इंपॉर्टेंट था, इतना कार्डिनल था, इतना एमसीक्यू बताने वाला था, तो एक बार फिर साइंटिस्ट अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। वो साइंटिस्ट जिसने इसको डायग्नोस किया, उसके नाम पे भी नाम है इसका, मार्क एंड रोड। मार्क एंड रोड साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और फिर और इंपॉर्टेंट बनाए तो बताते हैं इसकी शेप होती है फैन, पंखे की तरह इसके पंख निकलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसवर्स को लेके आइए लिखे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो लाली को ले आते हैं, लाल से लिखते हैं। नंबर 4 नाम क्या था? ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्स को क्या बोला? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट के बेस पे क्या नाम दिया? कार्डिनल। और फिर बताने वाले साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट के नाम के आधार पे क्या देंगे? मार्क एंड रोड्स। और इतनी सारी बातें बताई, तो इसीलिए बताई क्योंकि भैया ये आपके लिए सपोर्ट से बनने वाला दूसरा एमसीक्यू लेकर के आई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास सपोर्ट है, एक लिगामेंट फॉर्म में अवेलेबल है। नाम ट्रांसवर्स दीजिए, कार्डिनल दीजिए, या मार्क एंड रोड्स दीजिए। मैकेनिकल सपोर्ट मूवमेंट कराने वाले 4 हो गए। पहला जो दिशा बनाए, एक्सिस। दूसरा जो ऊपर खींचे पीछे की तरफ, यूट्रोसैक्रल। तीसरा जो नीचे खींचे आगे की तरफ, प्यूबोसर्वाइकल। आर पार सबसे इंपॉर्टेंट मार्क एंड रोड्स या कार्डिनल। लास्ट वन, ऊपर खींचा, नीचे खींचा, सब जगह खींचा खींचा, आर पार खींचा। अब एक आएगा जो कहलाएगा गोल गोल। बोर्ड पे मास्टर का मार्कर कैसा चला? गोल गोल। तो बनने वाले 5वें सपोर्ट और लिगामेंट का नाम गोल गोल, और इस गोलू का नाम क्या है? राउंड लिगामेंट। क्या हो गया? राउंड लिगामेंट। तो अपने पास सामने की तरफ लास्ट वन मेंशन कर देते हैं, नंबर 5 राउंड लिगामेंट। वी आर डिस्कसिंग द सपोर्ट सिस्टम ऑफ यूट्रस। द सेकेंड कैटेगरी नेम एज मैकेनिकल सपोर्ट। The basic function is movement achieved by 5 major supporting system to maintain the direction uterine axis, posterior movement uterosacral, anterior movement pubocervical, transverse movement cardinal or mark and rod ligament, and the round ligament provide peripheral movement. ये अपने पास सेकंड वन। लास्ट आते हैं, 8 हो गए हैं। 3 प्राइमरी प्रोटेक्शन वाले, 5 मैकेनिकल मूवमेंट वाले, और लास्ट वन 3 बड़ा सिंपल नाम उन्हें दे दिया मेम्ब्रेनस। शब्द पे जाए मेम्ब्रेन पे, तो मेम्ब्रेन एक झिल्ली की तरह है, परत की तरह। परत, बिल्कुल सही सुना। अब ये ऐसी परत है जो काम करती है कवर करने का। मेम्ब्रेन एक चद्दर और परत की तरह होती है। जिस प्रकार हम भी बिस्तर पर ओढ़ने के लिए चद्दर का यूज करते हैं, उसी प्रकार कुछ मेम्ब्रेन होगी जो यूट्रस के ऑर्गन्स को ढकने का काम करेगी।
टोटल 11 होते हैं, 8 हो चुके हैं, डेफिनेटली 3 ही नाम बचे हैं। उन 3 में बड़े ध्यान से सुने, 2 तो बड़े सरल हैं, बहुत सिंपल हैं। कैसे? यदि आपको यूट्रस के दोनों तरफ, आगे और पीछे, हमने जो पढ़े थे पाउच, वो याद आ जाएं तो बड़ी आसानी होगी। यूट्रस आगे की तरफ ब्लैडर के साथ बनाता है वेसिको यूटेराइन पाउच, पीछे की तरफ रेक्टम के साथ बनाता है रेक्टो यूटेराइन पाउच। याद है? रेक्टो यूटेराइन पाउच, पीछे वाले को नाम दिया था पाउच ऑफ डगलस। ये 2 जो पाउच हैं, इन्हें ढकने वाली मेम्ब्रेन इनके नाम से ही जानी जाएगी। बड़ा सरल काम है। यदि हमें यूट्रस के अगले हिस्से और पिछले हिस्से में पाए जाने वाले पाउच के बारे में पता है, तो उन्हीं पाउच के आधार पर मेम्ब्रेन के नाम है। देखो सामने लिखता हूं, कैसे पता चलता है अपने को? अपन लिखते हैं इस कैटेगरी में नंबर 1 आगे वाला वेसिको यूटेराइन, पाउच के नाम पे मेम्ब्रेन है तो नाम दे दिया मेम्ब्रेन, वेसिको यूटेराइन मेम्ब्रेन। नंबर 2 पीछे वाला पाउच ऑफ डगलस था तो सिंपल दे दो आप नाम, डगलस मेम्ब्रेन। चीजें मुश्किल होती नहीं है, सिर्फ कोरिलेट करें, आसान बनाते जाएं। तो अपने पास यहां पर इनके 2 नाम आ गए। ये 2 नाम देना बड़ा आसान था हमारे लिए। किस बेस पे दे दिया? 2 थैलों के नाम पे। लास्ट वन बचा 1, सिर्फ एक बचा है 11वां। 10 नाम आ चुके हैं। पेरिनियम आया, लिवेटर एनाई आया, यूरोजेनाइटल डायफ्राम आया, यूटेराइन एक्सिस आया, प्यूबो सर्वाइकल आया, यूट्रोसेक्टल आया, ट्रांसवर्स आया, राउंड आया, वेसिको यूटेराइन, रेक्टो, पाउच ऑफ डगलस आया, सब आ गए। लास्ट वन ऐसा है कि हां मेरे बोलते काम खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बोलो कि सब जने ध्यान से सुने। एक ऐसी चद्दर जो बहुत बड़ी है, बहुत चौड़ी है, इतनी चौड़ी कि नाम में चौड़ाई है, ब्रॉड। लास्ट वन मेम्ब्रेन सपोर्ट है अपने पास, ब्रॉड लिगामेंट। तो देखिए सामने उस ब्रॉड को मैं ब्रॉड ही कर देता हूं, तो देखिए नाम 3 ऐसा था बेचारे का, तो मैंने भी ब्रॉड करके लिख दिया। लास्ट लिगामेंट कौन सा है? ब्रॉड। और अब भी विश्वास नहीं हो तो बता देना कितना चौड़ा मैंने लिख दिया है, ब्रॉड लिगामेंट। अब ये ब्रॉड लिगामेंट बड़ा अच्छा काम करता है। काम ये करता है, वो ये कहता है कि मैं यूट्रस को सपोर्ट करने आया हूं, मैं यूट्रस को मेम्ब्रेन की तरह ढकने आया हूं, पर मेरे नेचर में इतनी चौड़ाई है कि ना केवल यूट्रस को, उसके साथ जुड़े और भी स्ट्रक्चर को ढक दूंगा। अब यूट्रस से कौन जुड़ा होता है? दिमाग लगाओ, सोचो। यूट्रस में ऊपर फंडस के पास फैलोपियन ट्यूब होती है और बॉडी के पास ओवेरी होती है। तो ये ब्रॉड लिगामेंट अपने से कनेक्ट कर लेता है 2 जनों को, एक ऊपर वाली ट्यूब को और नीचे किस चीज को? ओवरी को। उस बेस पे ब्रॉड लिगामेंट के 2 डिवीजन होते हैं। ऐसा ब्रॉड लिगामेंट जो फैलोपियन ट्यूब को भी ढक ले कहलाएगा मीजोसाल्पिंग्स, लपेट लिया। ऐसा ब्रॉड लिगामेंट जिसका कनेक्शन ओवरी से हो उसे भी ढक ले, नाम कहलाएगा मीजो ओवेरियन। और ये सारे के सारे सपोर्ट थे हमारे 11 जिनका नाम था, 2 जिनसे सवाल था। हेडिंग सपोर्ट ऑफ यूट्रस। क्या देखा इस कैटेगरी में? एक बार गो थ्रू हो जाएं तो हमारे पास नाम यूटेराइन सपोर्ट। 3 कैटेगरी होती है। नंबर 1 सबसे बाहर प्रोटेक्शन देने वाली, चमड़ी का नाम पेरिनियम, मांसपेशी का नाम लिवेटर एनाई और वल्वा को जोड़ने वाला डायाफ्राम। सवाल लिवेटर एनाई से। नेक्स्ट वन मूवमेंट कराने वाले मैकेनिकल सपोर्ट, 5 नाम है, दिशा वाला, पीछे वाला, आगे वाला, दाएं बाएं और गोल गोल। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दाएं बाएं से, साइंटिस्ट के नाम पे मार्क एंड रोड। लास्ट वन मेम्ब्रेन ढकने वाली 3 होती है, 2 थैलों के आधार पे और तीसरा नाम के आधार पे। और इन सब का प्रेजेंटेशन आप इनमें भी देख सकते हैं। इन सबको समराइज करके बताने वाला एक डायग्राम अवेलेबल है, एक बार आप देखें इसे गौर से। मैं बताता हूं क्या क्या मीनिंग इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये तो वो स्ट्रक्चर थी जो अपन ने पढ़ी मैकेनिकल वाली, जहां पे ये देखो, ये आगे वाला, ये पीछे वाला, ये दाएं बाएं वाला और ये गोल गोल वाला। फिलहाल अपन इससे देख लेते हैं तो और मिलेगी मदद अपने को, एक एक करके गौर से।
इस डायग्राम के अंदर जितने लिगामेंट पड़े उनके स्ट्रक्चर भी बताई जा रही है, सभी वो नाम आ रहे हैं। नीचे वाली जो चमड़ी है उसका नाम पेरिनियम दे दिया, ऊपर वाली जो मांसपेशी है उसका नाम लिवेटर एनाई दे दिया। जेनाइटल ऑर्गन में डायफ्राम यूरोजेनाइटल हो जाएगा। बात करें ऊपर की तरफ जो पाया जा रहा है प्यूबो सर्वाइकल यूट्रोसेक्टल हो जाएगा, नीचे वाला प्यूबो सर्वाइकल। इसके बाद में ये चारों तरफ जो गोल गोल अवेलेबल था वो राउंड लिगामेंट है। मेम्ब्रेन की बात करें तो यूट्रस में आगे की तरफ जो मेम्ब्रेन बनती है वो अपने पास, पीछे की तरफ बनती है थैला, वो मेम्ब्रेन, एंड लास्ट वन ब्रॉड लिगामेंट। तो ये सारे जने किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं यूट्रस को, यही मीनिंग था। तो एनाटॉमी के अंदर सपोर्ट सिस्टम में 11 नाम, 2 नहीं है भूलने वाले। उनके नाम क्या क्या अपने पास, एक तो अपने पास इंपॉर्टेंट मसल लिवेटर एनाई, और सेकंड वन हमारे पास इंपॉर्टेंट लिगामेंट मार्कन रोड या कार्डिनल। यूट्रस की एनाटॉमी के बाद रिमेनिंग ऑर्गन की एनाटॉमी देखते हैं। उस कैटेगरी में अगला नाम जिसका आएगा वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब से पहला सवाल जो एमसीक्यू बनते हैं उसी पर टेंशन। फैलोपियन ट्यूब से पहला सवाल जो बनता है वो ये बनता है, इसका दूसरा नाम क्या है। आइए सामने बोर्ड पर देखें कि फैलोपियन ट्यूब से पहला सवाल है कि दूसरा नाम क्या है, सामने बोर्ड पे लिखा है, वही क्वेश्चन है। तो ये ले लीजिए, नाम क्या है, ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब नाम का ऑर्गन फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में भले ही मल्टीपल रोल प्ले कर रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा रोल इसका होता है फीमेल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। हमने पढ़ा है जब अपने पास सेकेंडरी oocyte रिलीज हो ग्राफियन फॉलिकल से, तो उसे कैच करके अपने पास लिया है, ओवम ट्रांसपोर्ट करे, जायगोट बनाए, उसे कैविटी में भेजे। ये इसका मेन काम होता है। इसलिए पहला सवाल है फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, जवाब ओविडक्ट। अब आगे यहां बात करेंगे सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स कितने होते हैं। हालांकि यह चीज आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से समझाई थी कि 4 नाम कौन कौन से होते हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर अरेंजमेंट कैसे होता है, नैरो टू वाइड, वाइड टू नैरो क्या होता है, सब चीजें अवेलेबल है। आइए उन्हें एक बार गो थ्रू कर ले। नंबर 1, दूसरा सवाल। पहला सवाल आ गया कि नाम क्या है दूसरा। अब सेकंड क्वेश्चन सुने, अच्छा सवाल है दोस्तों, जहां सवाल बोलूं वहां अटेंशन दे लिया करो। कई बार यह होता है अटेंशन ना देने से, बहुत बार हुआ है हमारे साथ, अनुभव है पिछले 10 सालों से लगातार। बच्चा आता है और कहता है सब पढ़ लिया, सारे नोट्स पढ़ लिए, पूरी थ्योरी पढ़ ली, ये गाइड निकाल दी, वो गाइड निकाल दी, बताओ सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो जवाब ऐसे कि जब अटेंशन देने के लिए कहा गया तो शायद उस समय ध्यान कहीं और चला गया। छोटे छोटे सवालों में सिल्ली मिस्टेक होते हुए और सिलेक्शन रुकते हुए हमने बहुत बार देखा है। आपको ऐसे नेगेटिविटी के जाल में बिल्कुल नहीं जाना है। सामने खड़े इंसान पे, बड़े भाई पे थोड़ा सा भरोसा दिखाना है और हमेशा आगे बढ़ते जाना है। तो पहला सवाल। दूसरा सवाल इससे यह है इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना है। इसमें 2 ऑप्शन देता हूं, बहुत सारे दोस्त इन 2 ऑप्शन में भटक जाएंगे। फैलोपियन ट्यूब का आइडियल टोटल मेजरमेंट कितना है। नंबर 1 ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, नंबर 2 10 से 12 सेंटीमीटर। सिर्फ 2 ऑप्शन, नहीं घूम जाओ तो नाम बदल देना मेरा। पहला 10 सेंटीमीटर और दूसरा 10 से 12 सेंटीमीटर। ऐसे 2 ऑप्शन देके बहुत बार कॉम्पिटिटर्स कैंडिडेट को परेशान किया जाता है। तो दोस्तों आज वादा है मेरा आपसे कि कोई रेंज नहीं, आंसर है एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर। लंबाई में रेंज नहीं होती है, डायामीटर जो बताया जाता है उसमें रेंज होती है। यहां पे फैलोपियन ट्यूब में अच्छी बात यह है जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में है, जो चौड़ाई है वो मिलीमीटर में है। रेंज वाली बात डायामीटर में चलती है, चौड़ाई में, लंबाई में नहीं। तो आइए इन पार्ट्स की लंबाई चौड़ाई लिखें। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 नाम सामने बोर्ड पे लिख देते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 करके। नंबर 1 इंटरस्टिशियल, नंबर 2 इस्थमस,
नंबर 3 एम्पुला एंड नंबर 4 इनफंडिबुलम। अब 1 2 3 4 जो वहां लिखे हैं वो यहां भी देख लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। स्मार्ट वर्क करें और सीखें। मैं बोलता हूं सेंटीमीटर में जो लिखूंगा वो सारी लंबाई होगी, तो लंबाई झेलें 1.25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। इस आधार पे कह सकते हैं कि ओविडक्ट की कुल लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। अब बात करें डायमीटर चौड़ाई की। डायमीटर सारे आएंगे मिलीमीटर में, तो अगली बार जितने भी लाइनें आ रही हैं वो सब बताएंगे डायमीटर को। इधर देखो, डायमीटर 1 मिलीमीटर, डायमीटर 2.5 मिलीमीटर, डायमीटर 6 से 7 मिलीमीटर, और यहां डायमीटर 5 से 6 मिलीमीटर। इस बेस पे ही आपको बताना है कि फैलोपियन ट्यूब की लंबाई में रेंज होती है या चौड़ाई में, तो जवाब देंगे चौड़ाई में। किस में नहीं होती है, लंबाई में। इसलिए आइडियल लेंथ हमेशा कितनी बतानी है, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई को देख करके जो सवाल बनते हैं, पहले बने भी हैं, वो बताने हैं। सबसे वाइड कौन है, सबसे वाइड 6 से 7 वाला। सबसे नैरो कौन है, 1 mm, नंबर 1 इंटरस्टिशियल वाला, ये अपने पास। इसके बाद हर एक पार्ट के बारे में क्वालिटी बताएं, तो वो सुने क्या क्या क्वालिटी है एमसीक्यू वाइज। नंबर 1 जो अपने पास पार्ट है इंटरस्टिशियल, इसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी, सबसे नैरो होता है अलग। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मैक्सिमम सर्वाइवल था वो अलग, मोस्ट मीडियल होता है वो अलग। ये सब बात कर चुके हैं। एक बात और, लेबर में लेबर पेन जो अपन ने ओरिजिनेट किया था वो बताया था कि लेबर पेन यहां से स्टार्ट होता है, तो ये एरिया है लेबर पेन ओरिजिन का, तो यहां से ऑनसेट ऑफ लेबर। आगे बात करें, नंबर 2 इस्थमस। इस्थमस के अंदर बात करें तो मेन बात, इस्थमस जो वर्ड है, शब्द है, उसका मीनिंग होता है कनेक्शन, कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। यह इस्थमस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनरल एनाटॉमी में इसका वर्क है कनेक्ट करना, जोड़ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो एरिया कनेक्शन का है वही डिसकनेक्शन की तरह काम करेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में जब नाम लेते हैं आप ट्यूबेक्टमी का, वो ट्यूबेक्टमी जहां पे लाइगेशन करके आते हैं, तो उसका आइडियल प्लेस पूछा जाता है। तो आइडियल प्लेस यही है जो कनेक्शन था। तो इस्थमस इज ए पार्ट ऑफ कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन। तो अपने पास जो ये इस्थमस वाला एरिया है, ये एरिया किस प्रोसीजर में यूज आता है, ट्यूबेक्टमी। कई बार पूछा गया सवाल है, ट्यूबेक्टमी करने के लिए जो लाइगेशन बांधा जाता है वो कहां लगाया जाता है, इस्थमस पे। नंबर 3 एम्पुला, बड़ा विशेष है, सबसे वाइड होता है और मिलन की जगह होती है फर्टिलाइजेशन, तो ये अपने आप में वैसे फेमस हो गया। इट इज एरिया ऑफ फर्टिलाइजेशन। लास्ट वन जो इनफंडिबुलम है, उसमें यहां पे दुनिया भर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, फिम्ब्रियाई। उन फिम्ब्रियाई में से एक ज्यादा बड़ा होकर के ओवेरी से जब सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है उसे पकड़ के लिए आता है। यूं तो इनफंडिबुलम में बहुत सारे हैं फिम्ब्रियाई, पर एक जिसने अपनी सूंड आगे बढ़ा करके सेकेंडरी ऊसाइट को लपक लाता है वो कहलाता है ओवेरियन फिम्ब्रियाई। तो यहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से होते हुए जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसे ऐड करके फैलोपियन ट्यूब की जनरल एनाटॉमी का डिस्कशन सामने बोर्ड पे दिया गया है। इस कैटेगरी में सबसे पहले सवाल अपना यह है कि फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट। दूसरा सवाल यह है फैलोपियन ट्यूब का आइडियल मेजरमेंट क्या है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कई सारे सवाल के जवाब जो हमें पता है
कि इनका ऑर्डर मीडियल टू लेटरल, लेटरल टू मीडियल क्या है, सबसे नैरो सबसे वाइड कौन है। वादा किया हमने लंबाई सेंटीमीटर में, डायमीटर मिलीमीटर में। उसके बाद हर पार्ट में कोई विशेष है तो वह जवाब दें। कई विशेषता इंटरस्टिशियल में सबसे नैरो है, एक्टोपिक में मैक्सिमम सर्वाइवल है और लेबर पेन का ओरिजिन है। स्तंभस जुड़ाव का केंद्र है और तुड़ाव का केंद्र भी है ट्यूबेक्टमी के लिए। एम्पुला सबसे वाइड है और फर्टिलाइजेशन। इन्फेंटिबुलम अंगुली नुमा उभार फिम्ब्रियाई, एक जो लपक कहलाई वो ओवेरियन फिम्ब्रियाई कहलाई। अब इसके अंदर बात करें तो हर इंटरनल ऑर्गन की तरह इस ऑर्गन में भी मिलेंगी आपको लेयर्स। वेजाइना में भी 3 लेयर थी, फाइब्रस, मस्कुलर, म्यूकोसा। म्यूकोसा ने धमाल मचाया था ग्लाइकोजन खाके। यूट्रस में भी 3 लेयर थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और आज यहां फालोपियन ट्यूब में भी 3 लेयर है। बड़े सिंपल नाम, बाहर वाली हमेशा पेरिटोनियल फाइब्रस, बीच वाली हमेशा मस्कुलर और अंदर वाली म्यूकोसा, और हमेशा अंदर वाली धमाल मचाती है। पहले 3 नाम लिख देता हूं बोर्ड पे 1 बाय 1। लेयर्स में नंबर 1 बाहर वाली पेरिटोनियम से कांटेक्ट होती है, फाइब्रस लेयर, तो बोल दिया पेरिटोनियल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। नंबर 2 बीच वाली हमेशा मस्कुलर होती है, मूवमेंट करेगी। और नंबर 3 अपने पास कहलाएगी म्यूकोसा। और अपन जानते हैं हर बार की तरह धमाके कौन मचाता है, म्यूकोसा लेयर। पहले सुने इसके बारे में। मस्कुलर लेयर जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड कराती है। यहां पर भी एक हल्की सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। फलोपियन ट्यूब की जो मस्कुलर लेयर है, मसल्स जो मूवमेंट कराती है, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। और शायद इसी मूवमेंट के कारण वहां पर अपन गौर करते हैं कई सारे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब यहां पर जीआईटी प्रेमियों, यह कसम खाने की जरूरत नहीं है कि पेरिस्टाल्सिस का नाम केवल जीआईटी में आना चाहिए, कि जब होल जीआईटी ट्रैक्ट में फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस कहलाती है। सही है, पर यहां पर भी फलोपियन ट्यूब में जो मस्कुलर मूवमेंट है वो भी क्या कहलाती है, पेरिस्टाल्सिस। तो ऐसा नहीं है कि पेरिस्टाल्सिस का मतलब यह है कि सिर्फ जीआईटी में ही चलती है, वो यहां पर भी अवेलेबल है। बात करेंगे म्यूकोसा की। बड़ी विशेष सूचना, फलोपियन ट्यूब की म्यूकोसा जो होती है उसमें 2 प्रकार की कोशिका होती हैं। एम्ब्रियोलॉजी में इंफॉर्मेशन दी थी, आज फिर देते हैं। एक का नाम सीलिएटेड, एक का नाम नॉन सीलिएटेड। यहां पे म्यूकोसा लेयर के अंदर मिलने वाली 2 प्रकार की सेल के नाम बताऊं। एक का नाम सीलिएटेड और एक का नाम नॉन सीलिएटेड। जो सीलिएटेड है, इसके बाद सीलिया है, उसे बोलेंगे भगाने वाली, वो भगाती है। फर्टिलाइज के बाद जो जायगोट बन जाता है उसे भगा भगा के यूट्रस में सही जगह भेज देती है। नॉन सिलिएटेड ये भगाती नहीं है, खिलाती है। और जो खिलाती है हमें पता है क्या खिलाती है, उस बेस पे आपने नाम भी दिया था, अपने पास सेल आई थी पेग सेल। तो फलोपियन ट्यूब की म्यूकोसा भी है धमाकेदार, अपने अंदर रखती है 2 प्रकार की कोशिकाएं, एक भगाने वाली सिलिएटेड और एक खिलाने वाली नॉन सिलिएटेड, जिसका नाम है पेग सेल। मजे की बात, यहां पे ये पेग सेल न्यूट्रिशन का काम कर रही है। जैसे ही ये सारे ऑर्गन की एनाटॉमी पूरी होगी, हम मेल वर्सेस फीमेल एक मैच खेलेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर का। वल्वा में जैसे आपने देखा था क्लाइटोरिस ग्लांस पेनिस को चुनौती दे रहा था, पैरायूरेथ्रल प्रोस्टेट को चुनौती दे रहा था, अब यहां पे ये जो पेग सेल है महिलाओं में फलोपियन ट्यूब में म्यूकोसा में जो न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है, ये होमोलोगस है पुरुषों वाली सर्टोली सेल के। पेग सेल इज होमोलोगस टू सर्टोली सेल ऑफ मेल। तो ये
इंट्रोडक्शन खत्म होते ही सारे ऑर्गन को कंपेयर किया जाएगा। तो एक और धमाकेदार चीज, पैगी सेल इज होमोलोगस टू सर्टोली सेल। होमोलोगस वर्ड का इंडिकेशन होता है एक समान कार्य करने वाली। सर्टोली वहां पर पोषण देती है शुक्राणुओं को, और पैगी सेल यहां पर प्रोटेक्शन, जो न्यूट्रिशन दे रही है कई प्रकार के जायगोट या oocyte को। एक बात तो ये अपने पास इंफॉर्मेशन। यहां पर एक और इंफॉर्मेशन है कि फैलोपियन ट्यूब जो एक रास्ता है, एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन घर में भी होती है पानी वाली, जो पाइपलाइन है वो एकदम मेंटेन है या नहीं, पेटेंट है या नहीं, सही करने के लिए टेस्ट किया जाता है। आप भी अपनी पाइपलाइन को टेस्ट कैसे कर सकते हैं? पाइपलाइन में मान लीजिए पानी बहता है, यदि वो पानी लीक कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो पता चलता है पाइप कहीं से ब्रेक हो गया है, टूट गया है, दरार पड़ गई है, छेद आ गया है। ऐसा ही यहां पर फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं, नाम है रूबीन टेस्ट। सामने बोर्ड पे फैलोपियन ट्यूब से कोरिलेट एक टेस्ट आ रहा है जिसका नाम है रूबीन टेस्ट, और यह सिर्फ यह चेक करके आएगा फैलोपियन ट्यूब का जो रास्ता है वो उसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब गड़बड़ पाइप में है या नहीं कैसे चेक करते हैं? कुछ मटेरियल भर के एक तरफ से हवा फेंको और दूसरी तरफ से हवा निकल जाए तो एकदम सही है, और लीक करे तो मतलब पंक्चर है। जैसे पंक्चर वाला भी क्या करता है, आपके ट्यूब में हवा भर लेता है और पानी की परात में उसे डुबो डुबो के देखता रहता है, जहां से बुलबुले उठते हैं वहां पे पंक्चर था, वहां पे लीक था। तो ऐसे ही मटेरियल भर करके पेटेंसी चेक करना, वो मटेरियल एयर भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, फ्लूइड भी हो सकता है, और ये भरकर के चेक करना के आधार पे रूबीन टेस्ट को कहते हैं भरकर चेक करना, नाम इनसफलेशन। भरना कहलाएगा इनसफलेशन। तो फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने वाला टेस्ट अपने सामने अवेलेबल है, रूबीन टेस्ट, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर एनाटॉमिकल ऑर्गन फैलोपियन ट्यूब। बात करें लास्ट इंटरनल ऑर्गन की, तो फैलोपियन ट्यूब के बाद आएगी हमारी ओवेरी। सामने बोर्ड पे डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर अवेलेबल है ओवेरी की। वैसे तो ओवरी के अंदर बताने को बहुत सारी बातें हैं, पर हमने ओबीजी के प्राचीन काल के इतिहास में शुरुआत के दिनों में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल और गैमेटोजेनेसिस जैसे दो टॉपिक पढ़े थे, तो ओवेरी के बारे में बहुत कुछ सीखा था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवेरी, ओवेरियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिगेंस, ये सीखा। गैमेटोजेनेसिस के अंदर ऊगोनिया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में जाना। तो अब जनरल एनाटॉमी में क्या जानना है वो सुन के जाए। सबसे पहले इसका मेजरमेंट, एक बहुत अच्छी बात है। यूट्रस और ओवरी के मेजरमेंट में एक लॉजिक है। जहां यूट्रस का मेजरमेंट 3 गुना 2 गुना 1 इंच होता था, वहां इस ओवरी का मेजरमेंट 3 गुना 2 गुना 1 सेंटीमीटर होता है। बात करें यूट्रस का मेजरमेंट 3x2x1 इंच था, यहां सेंटीमीटर है। नॉर्मल वेट की बात करें, वजन पता होना चाहिए, लिख देता हूं सामने अपने पास। इस ओवेरी का नॉर्मल वेट है 2 से 3 ग्राम। अब देखें दोस्तों, ये 2 से 3 ग्राम वजन बताना मैं जरूरी क्यों समझ रहा हूं, तो उसका कारण यह है आजकल बहुत सारे डायग्नोसिस बनने लग गए हैं गायनिक कंडीशंस के। फीमेल्स, गर्भवती मां नहीं, फीमेल्स में जितने भी सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ओवरी के अंदर से निकलते हैं, फॉलिकल से। पर किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के चलते उस ओवरी के फॉलिकल के अंदर कचरा जमने लग जाए, जहां से हार्मोन रिलीज होते हैं, वहां कचरा जमने लग जाए तो कई प्रकार की गांठें बन जाती है। नाम आते हैं बहुत सारे, सिस्ट,
ओवेरियन सिस्ट, वहां पे बाल जम गए तो नाम डर्मेटोइड सिस्ट, ब्लड जम गया हेमरेजिक सिस्ट, पस जम गया चॉकलेट सिस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जम गया पीसीओडी, ऐसे नाम आ जाते हैं। और उन सिस्ट को जब कम आकार होता है तो दवाइयों से ठीक किया जाता है, और बड़ा आकार होता है तो ऑपरेशन से निकाला जाता है। ऑपरेशन में जब निकालते हैं तो वो सिस्ट का जो वजन है दोस्तों 1-1 किलो तक देखा जाता है। तो वहां ध्यान देने की बात है। अगर ये 2 से 3 ग्राम याद नहीं रखोगे तो देखो जवाब में अंतर कैसा आएगा। माना कि एक विद्यार्थी को ओवरी का सामान्य वजन 2 से 3 ग्राम नहीं पता है, उसे ऐसा बोला कि फलानी फीमेल का ऑपरेशन हुआ है और इसे 1 किलो की ओवरियन सिस्ट निकली है, तो वो क्या बोलेगा, कोई बात नहीं 1 किलो कौन सी बड़ी बात है, आज सुबह मम्मी ने मुझसे 5 किलो चीनी मंगाई थी। पर यदि वो स्टूडेंट को यह पता हो कि नॉर्मल यूट्रस की नॉर्मल ओवरी का वजन 2 से 3 ग्राम था, जो इस बीमारी के चलते 1 किलो तक पहुंच गया, तब समझेगा वो कि पैथोलॉजी कितनी बड़ी थी। तो 2 से 3 ग्राम इसका नॉर्मल वेट होता है, जो डिसऑर्डर सिस्ट वगैरह के अंदर किलो तक पहुंच जाता है। जनरल सी बात करता हूं डायरेक्टली आकर के मैं अपनी ईमानदारी की ओवरी के सिर्फ एनाटॉमी की। इसकी एनाटॉमी में 4 नाम आते हैं, सामने बोर्ड पे नंबरिंग का सिग्नल दिया है, मैं उन्हें 1 बाय 1 लिख देता हूं। पहला नाम आता है जर्मिनल एपिथेलियम, डायग्राम मैंने हाथ से बना रखा है, उसमें देख सकते हैं। नंबर 2 नाम आता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया का। नंबर 3 अपने पास होता है एरिया कॉर्टेक्स का, और नंबर 4 अपने पास एरिया होता है मेड्यूला का। तो अपने पास बात यह चल रही है ओवेरियन एनाटॉमी में कितने नाम होते हैं। नंबर 1 जर्मिनल एपिथेलियम, नंबर 2 ट्यूनिका एल्बुजिनिया, नंबर 3 अपने पास कॉर्टेक्स, एंड नंबर 4 अपने पास मेडुला। इन सब के बारे में आइडिया दिया जाए तो देखें, सबसे बाहर पेरिफेरल में रेड मार्कर से सर्किल बनाया है वो जर्मिनल एपिथेलियम है, जहां जर्मिनल एपिथेलियम का जनरल सा मीनिंग होता है प्रोड्यूस करने वाली, प्रोडक्शन सेंटर। एक बेसिक पेरिफेरल एपिथेलियम है। नंबर 2 बाहर की स्किनी लेयर के बाद अंदर बहुत सारा, यहां ग्रीन मार्कर है पर रियली में व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट में करता तो शायद दिखता ही नहीं इसलिए ग्रीन करा है, बहुत सारा व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है एपिथेलियम के ऊपर, ये चारों तरफ। ये व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू नंबर 2 जिसे बोला है कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नेक्स्ट वन आगे की तरफ, अब इसमें 2 नाम हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। ओवेरी में दुनिया भर के ये ब्लू मार्कर के अलग 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 जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं ओवेरियन फॉलिकल। कसम आपको पहले लेक्चर के जहां छोटे बड़े गोले मैंने आपको सिखाए थे, ये सारे फॉलिकल कहलाते हैं ओवेरियन फॉलिकल, अलग अलग आकार के। और फॉलिकल वाला ये इलाका नंबर 3 कहलाता है कॉर्टेक्स। सबसे बाहर बेसिक परत जर्मिनल एपिथेलियम, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दुनिया भर के फॉलिकल को रखने वाली स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स, एंड लास्ट में ये नंबर 4 एरिया ऑफ सप्लाई। हर प्रकार की सप्लाई, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई क्या क्या लाई, आर्टेरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई। नर्व सप्लाई क्या क्या लाई, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, हर प्रकार की सप्लाई से भरा। और वैसे भी हर ऑर्गन में सबसे मजेदार इलाका होता है जहां सप्लाई होती है, क्योंकि वो सबसे मेन ऑर्गन है, वो कहलाता है अपने पास में मेडुला। तो ये 4 नाम हो गए। अब विशेष बात, इस नंबर 4 में मजे वाले इलाके में, बाहर तो परत है छोड़ो, उसके अंदर टिश्यू है छोड़ो, उसके अंदर गोले गोले हैं वो भी छोड़ो, मजे कहां आएंगे वहां चलो। मजे वहां आएंगे जहां दुनिया भर की सप्लाई है। उस मजेदार इलाके में एक बहुत ही स्पेसिफिक सेल पाई जाती है जो एकदम मजे में रहती है, जिसका नाम है
हाइलस सेल। हमारे मेडुला वाले इलाके में, सप्लाई वाले एरिया में, सेंटर में मिलने वाली हाईली स्पेसिफिक सेल का नाम है हाइलस सेल। और यह हाइलस सेल काफी ज्यादा हार्मोन सेंसिटिव होती है। उसका लॉजिक भी समझिए, हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड में पाए जाते हैं, और पूरी ओवरी के अंदर ब्लड वाला एरिया कौन सा है? मेडुला वाला। और उसके कांटेक्ट में मिलने वाली सेल कौन सी है? हाइलस सेल। और ये हाइलस सेल एक बार फिर होमोलोगस बन जाएगी पुरुषों में मिलने वाली लेडिज सेल के। इस सेल में नाम तो लेडीज का हो रहा है, पर मिलती ये जेंट्स के अंदर है। लेडिज सेल मिलती है मेल में, जिसके होमोलोगस ओवरी के मेडुला में मिल रही है आपको हाइलस सेल। सो दिस इज द टोटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनाटॉमी ऑफ ओवेरी, लास्ट इंटरनल ऑर्गन। इसे पूरा करने के बाद बात करेंगे एक और स्पेसिफिक ऑर्गन की, जिसे कहा जाता है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में अपन जानते हैं नाम आता है ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड का, जिसका प्रेजेंटेशन आप सामने बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पे अवेलेबल। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। जिस प्रकार सामने प्रेजेंटेशन है वैसे स्टडी करते रहे। नंबर 1 थिंग कि कंप्लीट मेमोरी ग्लैंड को 3 एरिया में डिवाइड किया जाता है। नाम उनके हैं अपने पास स्ट्रोमा, पैरेन्काइमा, स्किन। नाम के आधार पे जो बाहर चमड़ी पर दिखाई दे वो स्किन है, जिसका काम मिल्क प्रोडक्शन से हो वो पैरेन्काइमा है, ग्रंथियों वाला हिस्सा। और जो अंदर टिश्यू की तरह काम करता है वो स्ट्रोमा, कनेक्टिव टिश्यू वाला स्ट्रोमा, मिल्क और ग्रंथियों वाला पैरेन्काइमा, और बाहर दिखाई देने वाला स्किन। आइए नॉमेनक्लेचर करते हैं 1 बाय 1 इन सबका। नंबर 1 इसमें बताना शुरू करें। ये जो स्ट्रोमा है कनेक्टिव टिश्यू का, यहां देखो पीछे की तरफ ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये अपने पास एक बहुत मेजर मसल्स है। दिस मसल्स का नाम है पेक्टोरैलिस मेजर। मेमोरी ग्लैंड में कनेक्टिव टिश्यू वाला एरिया जो स्ट्रोमा है, उस स्ट्रोमा में ओरिजिन कर रहे हैं सबसे पहले अपन कहां से? पेक्टोरैलिस मेजर मसल से। और फिर ये बीच में पूरा कनेक्टिव टिश्यू भरा पड़ा है। इस कनेक्ट टिश्यू में ऐसे ऐसे लाइन खींच के मैंने बहुत सारे डिवीजन कर दिए, और ये बहुत सारे डिवीजन कहलाते हैं लोब। और इनकी कैलकुलेशन करी जाए तो इन लोब्स की संख्या होती है हमारे पास 15 से 20। स्ट्रोमा वाले इलाके में कनेक्टिव टिश्यू को बहुत सारे लोब में बांटा गया। लोब की संख्या है 15 से 20। बांटने वाला कौन है? बांटने के लिए ये जो ब्लू मार्कर मैंने लिख रखा है, ये ब्लू मार्कर बांटने वाला जो है कहलाता है कूपर लिगामेंट। बड़ा ही स्पेसिफिक है। मेमोरी ग्लैंड में स्ट्रोमा के कनेक्टिव टिश्यू को 15 से 20 लोब में बांटने वाला लिगामेंट कौन है? कूपर लिगामेंट। आगे बढ़े, बात करें पैरेन्काइमा की। यह वो इलाका है जो ग्रंथियों वाला है, मिल्क प्रोडक्शन से इसका पूरा संबंध है। क्या देखेंगे उसके अंदर? नंबर 1, हर एक लोब में, हर एक इंडिविजुअल लोब में इतनी सारी मिलती है एल्वियोलाई। संख्या है एक लोब में 15 से 20। ये जो आपको मिल रही लोब की संख्या 15 से 20, और हर एक लोब में इतनी सारी हमें मिलती है एल्वियोलाई। अब बात आगे, एल्वियोलाई से मटेरियल आगे जाता है इस रेड लाइन के द्वारा। इस रेड लाइन को बोलते हैं अपन मेमोरी डक्ट। एल्वियोलाई अपना मटेरियल ट्रांसपोर्ट करती है मेमोरी डक्ट के द्वारा, और इस मेमोरी डक्ट से जो मटेरियल है, मिल्क जिसका नाम है, कलेक्ट होता है इस चैम्बर में। इस चैम्बर का नाम है लैक्टिनिफेरस साइनस। चैम्बर का नाम है लैक्टिनिफेरस साइनस, और चैम्बर के आधार पे ही
इस डक्ट का नाम भी है लैक्टियल डक्ट। तो ये सारा सिस्टम जो मिल्क वाला है एरिया कहलाता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में हर एक लोब से 15 से 20 एल्वेलाई मटेरियल आती है। मटेरियल मैमरी डक्ट से आगे चैम्बर में जाता है। चैम्बर का नाम लैक्टिनिफेरस साइनस है। चैम्बर से आगे मटेरियल लैक्टियल डक्ट से जाता है। फर्दर बाहर एक्सटीरियर में देखे स्किन, तो उसमें दो नाम है। स्किन में सेंटर में मिलने वाला कहलाता है अपने पास में निप्पल। निप्पल वही सेंसिटिव टिश्यू जिससे सकिंग रिफ्लेक्स आता है और मिल्क प्रोडक्शन होता है। और इस निप्पल के चारों ओर मिलने वाली डार्क स्किन एरियोला। इसी एरियोला में अपन ने प्रेगनेंसी में सेकेंडरी एरियोला भी देखा था, निप्पल और एरियोला। बात करें निप्पल सेंटर है, एरियोला पूरा सर्किल है। जैसे गणित में रेखा गणित में अपन त्रिज्या नाम लेते थे, वो वाली बात कर रहे हैं कि निप्पल से एरियोला कितनी दूरी पे है। तो ये रेड लाइन बताइए कितनी दूरी पे है। वो मेजरमेंट है 2.5 सेंटीमीटर का। ये जो कंप्लीट एरियोला है इसकी चमड़ी पे छोटे छोटे ट्यूबरकल मिलते हैं, सेबेसियस ग्रंथि के दाने। यही बड़े होकर के मोंटेगोमेरी बना रहे थे। तो ये सारे ट्यूबरकल जो हैं सेबेसियस ग्लैंड के, इनकी संख्या होती है 5 से 15। एंड दिस इज द एनाटॉमी ऑफ आवर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन ब्रेस्ट और मैमरी ग्लैंड। जहां पे अपन पढ़ेंगे 3 डिवीजन होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू वाला स्ट्रोमा, ग्रंथियों वाला पैरेन्काइमा, बाहर वाला चमड़ी। पैरेन्काइमा का स्ट्रोमा का ओरिजिन होता है पेक्टोरलिस मजर से। सारा कनेक्टिव टिश्यू बटा होता है 15 से 20 लोब में। बांटने वाले का नाम होता है कूपर लिगामेंट। बात करें आगे पैरेन्काइमा की, हर लोब में होती है 15 से 20 एल्वेओलाई। मटेरियल ट्रांसपोर्ट करती है मेमोरी डक्ट से। मटेरियल जाता है चैम्बर में लैक्टिनिफेरस साइनस में और लैक्टियल डक्ट में। बाहर आ जाए सेंटर में निप्पल, चारों तरफ एरियोला। निप्पल से एरियोला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर। जो एरियोला है उसमें दाने होते हैं सेबेसियस ग्रंथि के 5 से 15। कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जनरल बात करी जाए जो पहले भी कई बार करी है कि ब्रेस्ट किसका मॉडिफिकेशन है, तो वो जवाब आपको याद करवाया गया था। ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। एक बात, एनाटॉमिकल लोकेशन कहां से कहां तक, तो बात करते हैं 2nd to 6th जो अपने पास रिब्स हैं, वो इसकी लोकेशन होती है कि एक आइडियल ब्रेस्ट की लोकेशन पाई जाती है 2nd रिब से लास्ट वन 6th रिब। एग्जैक्ट कभी कभार पूछ लें निप्पल की लोकेशन, तो वो लोकेशन अपने पास होती है निप्पल 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे। कि निप्पल की लोकेशन बताते हैं अपन 4th ICS पे। ये इसके बारे में लास्ट इंफॉर्मेशन। तो ये सारे के सारे 2 लेक्चर में हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनाटॉमिकल पार्ट्स में आने वाले ऑर्गन थे। लास्ट वन एक टर्म है, देखिए, जिसमें अपन ने नाम लिखा हुआ है होमोलोगस। मेल वर्सेस फीमेल करेंगे, जितने पढ़े हैं उनको लिखेंगे। पहले बात करते हैं सिंपल से। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवेरी। टेस्टिस से स्पर्म, ओवरी से ओवम। 2 छोटी बात ऐसी करेंगे, बहुत सारी बात। तो देखो मैन को लिखते हैं ब्लू से, तो पुरुष में लिखा अपन ने टेस्टिस, और टेस्टिस से अपन ने बनाया स्पर्म। फीमेल को लिखे रेड से, तो टेस्टिस का मुकाबला करने कौन आई, ओवेरी, और स्पर्म का मुकाबला कौन करने आ गया, ओवम। एक चैम्बर तो ये बन गया। अब बड़े आगे जैसा पड़ा है, वल्वा में जाएं। वल्वा से इंफॉर्मेशन लेकर के आए। क्लाइटोरिस होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस, और पैरायूरिथ्रल किसके होमोलोगस, प्रोस्टेट के। ये 2 होमोलोगस फिर आ गए जो हमने पढ़े, फिर ले आते हैं। तो लियाओ पुरुष को नीले से, ये आ गया। मेल में किसको लेकर के आप आए, ग्लांस पेनिस को, ग्लांस पेनिस। और इसके अलावा मेल से बनाया आपने प्रोस्टेट। बात करें फीमेल की, तो ग्लांस पेनिस की तुलना किससे करवा दी फीमेल्स में, क्लाइटोरिस से,
और प्रोस्टेट की किससे कराई थी अपन ने? पैरायूरिथ्रल से। तो ये अपने पास दो होमोलोगस कैटेगरी और आ गई, सारी अपन ने पढ़ ली है, बस आज समरी उसकी करने बैठ गए हैं। चलिए आगे बढ़े, बात करें दो सेल की जो आज के लेक्चर में आई है। एक आई पेग सेल और दूसरी हाइलस सेल फीमेल में। मेल में कंपेयर किया पेग को सर्टोली से, हाइलस को लेडिक्स से। तो शुरू कर दें पहले मेल के अंदर। तो मेल में ब्लू से अपन ने लिख दिया, एक पुरुष के पास सर्टोली है और दूसरी पुरुष के पास लेडिक्स सेल है, और इन दोनों को कंपेयर करवाया फीमेल से। तो सर्टोली से पंगा लेने कौन आई थी? पेग सेल, और लेडिक्स से पंगा लेने कौन आया था? हाइलस सेल। तो ये अपने पास एक और होमोलोगस क्राइटेरिया। तो ये सारे के सारे बता रहे हैं कैसे होमोलोगस चलता है। लास्ट वन एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं मैं आपको, तो वो होती है लेबिया मेजोरा माइनोरा वेस्टिब्यूल की। लेबिया मेजोरा, उसके अंदर माइनोरा, उसके अंदर वेस्टिब्यूल की। मेल में कंपेयर कैसे होता है? सबसे बाहर मेजोरा, सबसे बाहर स्क्रॉटम, उसके अंदर माइनोरा, बात चलती है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, उसके अंदर वेस्टिब्यूल, बात चलती है स्पंजी यूरेथ्रा। तो लास्ट करते हैं कैटेगरी को मेल के 3 नाम बता करके। मेल में 3 नाम बोले आपने, स्क्रॉटम, स्क्रॉटम के बाद बोला आपने स्पंजी यूरेथ्रा, स्पंजी यूरेथ्रा के अलावा नाम दे सकते हो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और इन्हें कंपेयर करवाना है फीमेल के 3 से। तो स्क्रॉटम का पंगा लेने कौन आएगा? लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट वन लेबिया माइनोरा, एंड लास्ट वन वेस्टिब्यूल। तो दिस इज द होमोलोगस क्राइटेरिया। और इसके साथ गायनिक पोर्शन पढ़ने की शुरुआत करने से पहले हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जनरल एनाटॉमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। बात करें आज के लेक्चर की शुरुआत किया गया एनाटॉमी में यूटेराइन सपोर्ट से आगे बढ़ते हुए, उस कैटेगरी में सबसे पहले आपने देखे सपोर्ट सिस्टम होते हैं 3। सबसे पहले प्राइमरी, बाहर सुरक्षा देने वाले, सवाल है लिवेटर एनाई। मूवमेंट करवाने वाले, सवाल है कार्डिनल। झिल्लियों वाले, सबसे बड़ा ब्रॉड। बात करी इसके बाद अपन ने सिर्फ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। अगले ऑर्गन आए ओवरी पे, पहला सवाल, दूसरा नाम ओविडक्ट, दूसरा सवाल मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर। बात करी लेयर में, इंपॉर्टेंट लेयर अपने पास म्यूकोसा, नॉन सिलिएटेड पेग सेल इक्वल टू सर्टोली। चेक करने के लिए टेस्ट रूबिन टेस्ट। जनरल एनाटॉमी पढ़ी आप लोगों ने ओवेरी की, वहां पे आपने देखा जो बीच वाला एरिया मेडुला है उसमें मिलने वाली सेल हाइलस, बड़ी स्पेसिफिक, कंपेयर किया लेडिक्स सेल से। असेसरी ऑर्गन जब देखा ब्रेस्ट, 3 उसके पार्ट, स्ट्रोमा, पेरेन्काइमा और स्किन, एंड लास्ट वन कैटेगरी ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जनरल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद अगली मुलाकात गायनिक में आने वाली स्मॉल कंडीशंस के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।